नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हॉस्पिटल के सीनियर स्टाफ विकास जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। विकास जी रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स को डील करते हैं और पेशेंट्स आए दिन अपनी क्वेरीज विकास जी के साथ डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए हमने आज का ये वीडियो रखा है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हमारी पब्लिक के लिए पेशेंट्स के कुछ कंफ्यूजन आज आप दूर कीजिए और उससे क्वेश्चन पूछिए जो भी आपके मन में शंका है। जनरली ये होता है कि पेशेंट के अटेंडेंट ये पूछते हैं कि जब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या क्या और हमें क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को हम सिजेरियन के लिए ले जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट का पेट खाली होना चाहिए। अगर इलेक्टिव सिजेरियन हो रहा है तो हम पेशेंट को एक दिन पहले रात के 10 बजे से नील ओरली रख देते हैं। जी मैम। लेकिन क्योंकि हमेशा इलेक्टिव सिजेरियन नहीं होता, कभी कभी इमरजेंसी सिजेरियन भी होते हैं, तो अगर इमरजेंसी सिजेरियन है तो कम से कम 2 घंटे का टाइम हमारे पास होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो फिर हमें, अगर फीटल हार्ट एकदम डिप कर रही है, पेशेंट को बहुत हैवी ब्लीडिंग है, तो फिर हमको सिजेरियन ऐसी कंडीशन में भी करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे हम पेशेंट के अटेंडेंट को क्या बताएं कि वो पेशेंट के साथ सावधानियां बरतें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विकास जी। देखिए, जिस दिन हमारा पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं डे 1। डे 1 पे हम लोग पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है उसके 6 से 8 घंटे के अंदर पेशेंट को बोलते हैं कि आप धीरे धीरे अपने पैरों को वॉच करनी होती हैं। जैसे कि आपको उसको वाइटल पैरामीटर वॉच करने हैं, उसके बाद आपको उसकी ब्लीडिंग देखनी है। अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करना है। साथ ही साथ आप इनिशियल मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, जो कि आपके कार्ड पे लिखा रहेगा, फाइल पे लिखा रहेगा, जिसमें आप ब्लीडिंग मैनेज नहीं हो रही तो फिर आपको इमीडिएटली हम चाहते हैं मैम वो पहले दिन पे आते हैं। अगर पहले दिन ऑपरेशन हो गया और पहले दिन से एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रही है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, अगर पहले दिन से ही आपने इनिशियल मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। या तो यूट्रस ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे में आपको इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करना है ताकि हम देखें कि उसका क्या कॉज है। और ब्लीडिंग का कॉज हमें इमीडिएटली, माँ की जान को बचाने के लिए इमीडिएटली हमको ब्लीडिंग का कॉज पता लगाना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी पेशेंट को हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट का एब्डोमेन जो होता है वो स्वेल भी कर सकता है, एब्डोमिनल गर्थ जो होती है वो बढ़ भी सकती है। तो इस केस में आपको इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करना है अगर ऐसा कुछ हो। डिलीवरी के कितने देर के बाद माँ अपने बच्चे को फीड करवा सकती है। देखिए, इमीडिएटली माँ जो है वो अपने बच्चे को फीड करा सकती है, लेकिन यूजुअली सिजेरियन जिस दिन पेशेंट का हुआ रहता है उसको फीड नहीं आता और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता रहता है। ऐसी अवस्था में माँ और बच्चे के जो माँ और बाप हैं वो दोनों परेशान हो जाते हैं, सारे रिश्तेदार उसके परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो अगर माँ का थोड़ा बहुत भी ब्रेस्ट फीड आ रहा है, 1 चम्मच भी आ रहा है, तो आपको उसको वो देना है। और इन केस अगर आप सोच रहे हैं टॉप फीड कराने की, तो टॉप फीड आपको अपने पीडियाट्रिशियन के सुपरविज़न में करानी है, क्योंकि टॉप फीड अगर आपने थोड़ी सी भी क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी तो बच्चा एस्पिरेट कर सकता है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और इन केस अगर आप उसको कोई भी फीड करा रहे हैं, मदर फीड करा रहे हैं या टॉप फीड करा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे कमर पे लेके उसको थपकी देनी है हल्की सी, और जब बच्चा हल्की सी डकार ले ले उसके बाद उसको ले जाके माँ के पास, बिस्तर के पास उसको लेटा दें। पेशेंट के कितने देर के बाद पेशेंट को हम ओरली अलाउ करवा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विकास जी। देखिए, ऐसा होता है जब हमारा सिजेरियन डे 1 होता है, जिस दिन ऑपरेशन हुआ होता है, यूजुअली हम उस दिन पेशेंट को ओरली नहीं देते हैं, उस दिन IV फ्लूइड से पेशेंट का चलता है। लेकिन जिन पेशेंटों का सिजेरियन अर्ली मॉर्निंग में 7, 8, 9 बजे तक हो जाता है, उनको हम शाम तक आते आते उसकी बाउल साउंड्स देख के, उसका फ्लैटस नीचे से हवा पास हो गई है, ये सब देख के इंश्योर करके फिर हम उसको सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं। सिप्स ऑफ वाटर पे स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हम लोग पेशेंट को ओरली अलाउ करते हैं। मैम, सेकेंड डे की बात हो गई, थर्ड डे में हमें क्या करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने विकास जी। डे 1 पे मैंने बताया कि पेशेंट का सिजेरियन हुआ है, उस दिन उसको नील ओरली रखना है। फिर उसके नेक्स्ट डे जो हमारा डे 2 है, उस दिन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज पेशेंट जो है अपना वाटर लेना स्टार्ट कर देती है। पूरा दिन उसको लिक्विड लेना है। उस दिन वो उठ के खड़ी हो सकती है, थोड़ा सा उसको सपोर्ट के साथ वो बैठ सकती है, पैर लटका सकती है, नीचे तक खड़ी हो सकती है, और उसके बाद वापस उसको आके अपने बिस्तर पे लेट जाना है।
आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि पेशेंट का जो रूम है उसके अंदर बहुत सारे अटेंडेंट ना आए, थोड़ी सी वहाँ पे साफ थर्ड सफाई डे में ना क्या हो। करना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने विकास जी। देखिए मैंने आपको डे सेकंड का बता दिया, डे सेकंड पे पेशेंट उठ के खड़ी हो गई है, अब वो लिक्विड्स ले रही है। फिर हमारा नेक्स्ट डे आता है डे 3। डे 3 पे क्या करना है, पेशेंट को हमारा फोलिस लगा हुआ होता है पेशेंट का, हम लोग फोलिस आउट करते हैं, पेशेंट यूरिन पास करने कूद जाती है, स्टूल पास करने कूद जाती है। अब पेशेंट धीरे धीरे हमारी चलने लग रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम लिक्विड से सेमी सॉलिड डाइट जैसे खिचड़ी, दलिया, इन सब पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। डे 3 पे हम लोग पेशेंट की एक बार ड्रेसिंग चेक कर लेते हैं। अगर ड्रेसिंग सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नीचे के रास्ते कोई इसको डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तो हम लोग पेशेंट का डिस्चार्ज भी प्लान कर सकते हैं। मैम कुछ मरीज के लिए टाँका कौन सा लगाया है, गलने वाला लगाया है या काटने वाला लगाया ये है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास जी आपका। देखिए हमारे टाँके 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे एब्जॉर्बेबल होते हैं जो अंदर ही अंदर गल जाते हैं, और दूसरे हमें जिन्हें काटना पड़ता है। तो अब हमारा सिजेरियन जो है, ज़्यादातर हम लोग वर्टिकल सिजेरियन नहीं होता, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जिसको हम फेनिमोस सिजेरियन में हम लोग अब 2 टाइप के टाँके लगाते हैं। सबक्यूटेनियस हमारा जो टाँका लगता है उसमें 2 टाइप का हम सूचर यूज़ करते हैं, एक तो जो अंदर अंदर घुल जाता है वो वाला, और एक हमारा एथिलॉन से सूचर लगता है जिसमें लगता सबक्यूटेनियस ही है, लेकिन उसको हम बाद में पूरा सूचर, पूरा का पूरा एक पूरी स्ट्रिंग काट के पूरी खींच के पूरी बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में ही कोई स्कार मार्क नहीं आता। लेकिन चूंकि टाँका हमारा एक फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी मतलब वो बाहरी तत्व है, तो जो टाँका पूरा खींच के बाहर आ रहा है डेफिनेटली वो बेटर है, क्योंकि उसमें बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। तो पूरा का पूरा टाँका जुड़ भी जाता है और पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरा बाहर आ जाता है। तो डेफिनेटली एथिलॉन इज़ बेटर देन एब्जॉर्बेबल सूचर। मैम कुछ पेशेंट रहती हैं कि फैटी लीवर है, टाँके ठीक से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ऊपर से देखने में तो ठीक लग रहा है, अंदर से क्या पोजीशन है, इसको कैसे? बहुत अच्छा। देखिए विकास जी, हमारे टाँके ठीक है या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, अगर आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी सोव्ड नहीं है, एकदम सूखी है, उसके ऊपर ना ही लाल रंग का ना ही पीले रंग का कोई डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, और पेशेंट को एक्सेसिव पेन नहीं है, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि पेशेंट के टाँके बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को टाँकों में पस होगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेशेंट की ड्रेसिंग सोक्ड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको इंश्योर करनी है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है डिस्चार्ज वाले दिन कि वो अपना जो है टाँकों का ध्यान रखे। जब भी वो वॉशरूम जा रही है तो उसके साथ कोई असिस्टेंट रहे, उसको ये ध्यान देना है कि वो स्टूल पास कर रही है, यूरिन पास कर रही है, तो उसके ड्रेसिंग बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ विकास जी। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हमारा कंट्री के अंदर बहुत सारी परंपराएं होती हैं। एक परंपरा ऐसी होती है जिसमें माँ जैसे ही घर जाती है, बच्चे का कार्यक्रम होता है, शुद्धिकरण का प्रोग्राम होता है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई जो कि मैंने बिल्कुल ठीक कंडीशन में डिस्चार्ज की डे 3 पे सिजेरियन के टाइम पे। जब वो टाँका कटाने के लिए मेरे पास डे 8 पे आई, मैंने उसको लिटाया, देखा, मैंने कहा ये क्या, तो उसकी ड्रेसिंग पूरी सोक्ड। मैंने कहा ये क्या हुआ, तुमने क्या अपने टाँकों की देखभाल नहीं की? तो उसने बोला जी मैडम मेरे घर में छठी का कार्यक्रम था और अटेंडेंट ने मेरे को नहला दिया और टाँकों में पानी लग गया। तो देखिए विकास जी, ये तो हम लोग को ध्यान देना होगा। जो कार्यक्रम है, जो रीति रिवाज है, वो अपनी अलग जगह है, और एक माँ की हेल्थ और एक बच्चे की हेल्थ वो अपनी अलग जगह, हमें उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर ये इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है आपके घर पे, तो जब आपके मरीज के टाँके बिल्कुल सही हो जाएं, जुड़ जाएं, जब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अब आपको नहाना है, उसके बाद ही आपको टाँकों में पानी लगाना है। टाँकों का वो हाँ, सही बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको उस समय पेशेंट को बेल्ट के लिए एडवाइस करना है। बेल्ट से क्या होता है, एक तो पेशेंट की बैक को सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ वो जो अगर उसका फैट जो है टाँकों के ऊपर आके गिर रहा है तो फैट भी लिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर बहुत हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पेशेंट रह रही है तो उसको कुछ टाइम के लिए, जब वो लेट रही है या बिस्तर पर आराम कर रही है, तो बेल्ट को वो निकाल भी सकती है। थर्ड डे में आप देख के टाँके वगैरह देख के ड्रेसिंग करके डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर पेशेंट को टाँके रिमूव करने के लिए कितने बहुत दिन अच्छा के बाद क्वेश्चन है। जैसे कि हम डे 3 पे पेशेंट को डिस्चार्ज उसी कंडीशन पे कर रहे हैं। अगर पेशेंट जो है उसका घर नज़दीक है और वो बोल रहा है कि हम अच्छे से आपका 5 दिन के बाद टाँका कराने के लिए आ जाएंगे। यूजुअली अब सारे पेशेंटों के पास कन्वेंस की सुविधा होती है। अपना कंट्री इतना डेवलप हो गया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पेशेंट, पहले ज़माने में होता था कि पेशेंट 8 दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेशेंट घर जाना चाहता है अपना जल्दी, क्योंकि सारी सुविधाएं पेशेंट के पास आजकल घर में भी उपलब्ध हैं।
तो ऐसी कंडीशन में डे 3 पे जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, फिर डे 8 पे हम पेशेंट को स्टिच काटने के लिए बुला देते हैं। डे 3 पे जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस समय अगर उसकी ड्रेसिंग बिल्कुल ठीक है, सूखी है, तो हम उसको ओरल एंटीबायोटिक पे इजीली डिस्चार्ज कर सकते हैं। और डे 8 पे जब वो आ रही है, तो उसके बाद उसको फिर किसी टाँका कटने के बाद बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है, एंटीबायोटिक्स की और पेन किलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम उसको सिर्फ आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और कुछ विटामिन डी और प्रोटीन वगैरह के पेशेंट के अटेंडेंट बार बार ये पूछते हैं, ऑपरेशन होने के तुरंत बाद पूछने लगते हैं खाने के लिए क्या दिया जाए। बिल्कुल, देखिए कई बार ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मुझे एक किस्सा याद आ गया अपने पीजी के कॉलेज का, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग की लेबर रूम में ड्यूटी लगती थी, वहाँ पे देसी घी का हलवा मिलता था उन पेशेंट्स के लिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी हरियाणा में। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो पेशेंट थे वहाँ पे मतलब एक ही वार्ड में सारे पेशेंट होते थे, डिलीवरी वाले अलग वार्ड में होते थे और जिनका ऑपरेशन होना है वो अलग वार्ड में होते। तो वो हलवा ले लेते थे, जो हलवा बांटने वाला आता था उससे बोलते थे कि हमको दे दीजिए थोड़ा सा, और वो खा भी लेते थे। और ऐसे करके 2-3 देसी घी का हलवा उन्होंने खा लिया और एस्पिरेट हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी बात है जिसको अटेंडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हो सके सिजेरियन से 6 से 8 घंटा पहले कुछ भी नहीं लेना है, सिजेरियन वाले दिन कुछ नहीं लेना है, सिजेरियन से नेक्स्ट डे लिक्विड ओरली, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे सेमी सॉलिड डाइट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फुल डाइट से आपको स्टार्ट करना है। पूरा रेजीम है, पूरा प्रोटोकॉल है जो कि पेशेंट को भी समझना है, उसके अटेंडेंट को भी समझना है। और अगर इस तरीके से पेशेंट और उसके अटेंडेंट एक मरीज का ध्यान देते हैं तो उसको कहीं से लेके कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आए स्टूडियो में। और मेरे पेशेंटों के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।